थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लॉगिंग इनटू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का 13 जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हमने कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से कलेक्ट किया है और आपके लिए इस लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चन को लाए हुए हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं। ये आपको एक कंप्लीट आइडिया देगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इसमें हम मैथ का भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन, इंग्लिश का भी लिए हुए हैं, रीजनिंग का भी लिए हैं और जीके का भी क्वेश्चन लिए हैं 3-4। तो मिला जुला कर जो है सारे चारों पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का जो है पहला चीफ मिनिस्टर, अब पहला मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये जो है अभी भी है, तेलंगाना का ये सीएम है केसीआर, के चंद्रशेखर राव, इसको शॉर्ट में केसीआर बोलते हैं। तो ये जो है तेलंगाना जब अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, आपको पता है कि स्टेट बना कि सीमांध्रा तेलंगाना 2 स्टेट बना। तो इसमें जो है तेलंगाना का पहला सीएम जो बने वो है के चंद्रशेखर राव। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और दूसरा है कि द फर्स्ट नॉन इंग्लिश मैन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप लोग जानते हैं क्रिकेट का ये बहुत ही बड़ा एपेक्स बॉडी है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका जो है आपको पता है कि क्रिकेट का जो जनक है, जो कहा जाता है, वो इंग्लैंड को कहा जाता है। मतलब इंग्लैंड से ही क्रिकेट का खेल शुरू हुआ और इसीलिए बहुत दिनों तक जो है इंग्लिश मैन ही, मतलब इंग्लैंड के लोग ही आईसीसी का चेयरमैन बने रहे। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि फर्स्ट नॉन इंग्लिश मैन, जो कि इंग्लिश मैन नहीं थे, वो कौन थे? तो वो थे क्लाइड वेलकॉट। क्लाइड वेलकॉट जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। इसे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट किया गया था। ये फर्स्ट नॉन इंग्लिशमैन चेयरमैन थे। तो क्लाइड वेलकॉट, ये आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा टीम था, बहुत पहले, जो अभी भी है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम था वेस्ट इंडीज। तो क्लाइड वेलकॉट को चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट ब्रिटिश ऑथर टू विन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन ट्वाइस। मतलब 2 बार जो है उस ब्रिटिश ऑथर का, पहले ब्रिटिश ऑथर का नाम बताना है जिसने कि मैन बुकर प्राइज जो है फिक्शन के लिए, मतलब फिक्शन की कहानी आप लोग जानते होंगे कि मतलब तिलिस्म टाइप का, मतलब जादू टाइप का, मतलब इस तरह की कहानी जो फिक्शन की कहानी होती है, उसके लिए 2 बार जो है मैन बुकर प्राइज किसे दिया गया, किस ब्रिटिश ऑथर को? तो ये है हिलेरी मेंटल को मिला है 2 बार जो है बुकर प्राइज मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जीरो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है वो होता है जितने भी नोबेल गैस हैं। नोबेल गैस आप जानते हैं, सारे नोबेल गैस को न्यूट्रल होते हैं, जैसे नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, ये सारे जितने भी नोबेल गैस है, ये सारा जो है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसको मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कोई एफिनिटी है, न्यूट्रल है। तो आपको यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको यही लिखना था, नोबेल गैस लिखना था, सारे नोबेल गैस का नाम, नियोन, हीलियम, आर्गन, ये सब में से कोई भी ऑप्शन में था तो आप इसको ट्रिक मार के आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करा भी रहे हैं, जो कि अभी जो हम डाल रहे हैं, 3 सेट डाले हैं रीजनिंग का, तो वो तीनों सेट में भी इस तरह के एक क्वेश्चन था। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग वर्ड इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन वर्ड का मतलब इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन वर्ड से नहीं बन सकता है वो? जैसे देखिए, अगर इसको देखते हैं इंस्टिगेशन को, तो INSTIGATION, तो ये देखिए इंस्टिगेशन जो है इसमें बन सकता है, I है, N है, S है, TIGATION, मतलब इंस्टिगेशन तो बन सकता है। तो
तो यहाँ आपसे पूछा कि कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब नहीं बन सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर है गेस्टेशन, तो GES, देखिए GESTATION, तो ये भी बन रहा है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर वेस्ट है VEST, ये भी बन रहा है, तो ये भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट था क्या था कि एम जो वर्ड है, ये एम वर्ड इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए इन्वेस्टिगेशन में एम वर्ड है ही नहीं कहीं पर, इसीलिए आप डायरेक्ट भी इस चारों ऑप्शन को एक बार अगर व्यू करते, एक बार जैसे ही नज़र दौड़ाते, आपको इसमें दिख जाता कि ये एम वर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यही होगा मेरा सही आंसर, क्योंकि ये वर्ड बन ही नहीं सकता है। जब एम वर्ड इसमें है ही नहीं तो ये वर्ड कैसे बनेगा इनसे। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में ये सारे वर्ड को सजाना है। टिश्यू है, सेल्स है, ऑर्गेन सिस्टम है, बॉडी है, ऑर्गेन है। आपको बताए थे जब एनालॉजी पढ़ा रहे थे कि बहुत सारे जब सेल्स को मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है, तो सबसे छोटा इसमें जो है वो क्या है, वो आपका सेल्स है। बहुत सारे सेल को, छोटे छोटे सेल को, कोशिका को मिलाइएगा तो ये टिश्यू बनेगा। अब ये टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू को मिलाइएगा तो आपका क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाने के बाद ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम को मिलाने के बाद क्या बनता है, बॉडी बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ये ह्यूमन बॉडी या कोई और भी बॉडी, मतलब जो भी है, और सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम और बॉडी। तो इसमें देख लीजिए सेल्स के लिए क्या है B, टिश्यू के लिए क्या है A, और ऑर्गेन के लिए क्या है E, ऑर्गेन सिस्टम के लिए C, और बॉडी के लिए D। तो आपका आंसर होगा BAECD, ये होगा BAECD, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत लोग कह रहे थे कि मैथ का भी सर डालिए क्वेश्चन, तो ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। ऑन द इवी ऑफ गांधी जयंती, गांधी जयंती के इवनिंग में क्या हुआ कि गांधी आश्रम डिक्लेयर्ड ए 25% डिस्काउंट ऑन सिल्क। सिल्क पे जो है गांधी आश्रम में ये डिक्लेयर किया गया कि सिल्क पर का जो है 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए सिल्क साड़ी इज 525, तो व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। आपको हम बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को, ऐसे तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है आपका। इसमें आपको देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन आपको था, डिस्काउंट दिया हुआ है कि 25%, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी कितना दो है, सेलिंग प्राइस कितना है 525 है। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मार्क प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे आपको जो एक बेसिक, जो अब हम इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उसमें आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ऐसे भी सोचिए, हमेशा ये याद रखिएगा जो मार्क प्राइस होता है वो मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। मतलब मार्क प्राइस क्या हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्किंग किया हुआ है प्राइस, वो है उसका मार्क प्राइस है। और जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या तो मार्क प्राइस पे खरीदिएगा या उससे क्या कीजिएगा, उस पर अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मार्क प्राइस है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मार्क किया हुआ प्राइस है, तो वो आपका मार्क प्राइस। जैसे कि कोई भी सामान आप जाइए परचेज करने के लिए, लैपटॉप खरीदते हैं उसके मार्क रहता है, उसके जो कार्टून रहता है उसके ऊपर लगा हुआ तो उस पर रहता है मार्क किया हुआ रहता है कि 35,000 का है या 40,000 का या 50,000 का है, जिस भी रेंज में हो। तो आपको जो है ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, तो मार्क प्राइस पे ये डिस्काउंट मिला तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस एक्स है इसका, ठीक है। बेसिक ही मेथड जो आपको पता है उसी से सॉल्व करते हैं। मार्क प्राइस अगर इसका एक्स है तो इस पर कितना मिला है डिस्काउंट, 25% का मिला है। तो इस पर अगर 25% का डिस्काउंट मिला है तो हम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एक्स गुना 25/100, मतलब मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट मिला। तो तब जाके क्या बना, मार्क प्राइस से में जब डिस्काउंट को घटा देंगे आपको तो वही एक्चुअली में आप उतने में ही सामान खरीदे, तो 525 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इसको आप करके देखिए, तो देखिए 100x माइनस 25x कीजिएगा तो क्या होगा 75x/100 बराबर 525। इसको उठा के अब इधर कर दीजिए, 75x बराबर 525 गुना 100 कीजिए,
तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, और फिर इसको कटाइए 5 10 ये कट जाएगा। तो देखिए 3 एक 3 है, 3 चौके 12, 5 5 देखिए 3 एक बार में कहेंगे तो 2 2 बचेगा, 3 7 21 होगा, 7 होगा यहाँ, और 3 5 15, यानी कि ये x बराबर क्या होगा 175 गुना 4। इसको कर दीजिए, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, 2 30, 2 0, बचा कितना 3 4 3 7, ये आपका 700 आया। यही आपका 700 आंसर आ गया। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में आपका 700 है। एक तरीका ये है, ये भी इस तरह से भी आप बनाते हैं ना। बेसिकली जब आपको स्टार्टिंग में जब सिखाया जाता है तो इसी तरह परसेंटेज में आपको सिखाया जाता है, तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, तो ये इस तरह से आपको बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, एकदम सेम पूछा गया है, तो वो देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। 8th नंबर प्रॉब्लम है, इसमें है कि किरण जो है बाज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है किरण को। ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 660 रुपये, द मार्क प्राइस इज, मतलब कह रहा है कि फिर उसने क्या किया, इसने परचेज किया, पहले जो मार्क प्राइस था उस पर 25% डिस्काउंट के साथ उन्होंने किरण ने सामान खरीदा। अब ये किरण ने क्या किया, फिर उस सामान को 10% प्रॉफिट कमाकर बेच दिया किसी को। जो बेचा उसने किरण ने वो 660 रुपया में बेचा उसको। तो पूछ रहा है कि इस मार्क प्राइस आखिर इसमें वस्तु का क्या था ओरिजिनल में, तो इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए बता रहे हैं आपको, जो बेसिकली आपको ट्रिक फॉलो करना है। देखिए आप इधर 3 तरह से लिखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखिए, यहाँ पे लिखिए सेलिंग प्राइस लिखिए, यहाँ पे लिखिए मार्क प्राइस लिखिए। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस का हमेशा रिलेशन जो है आपका मार्क प्राइस के साथ होता है, और मार्क प्राइस में जब भी कुछ डिस्काउंट मिलता है तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। ऐसे भी आप, ऐसा नहीं कि आपको इसको रटना, आप इसको फील भी कर सकते हैं। आप इसको फील ऐसे कीजिए, मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट देगा कोई, मतलब लिखा हुआ प्राइस है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतने में तो आप सामान खरीदे ना। आपका रियल में जो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो इतना ही था। तो ये कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस, और फिर ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बनेगा अगर इस पर 10% 20% कुछ भी अगर इस पर प्रॉफिट होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस से सीधा इस पर भी जाता है। अब चलते हैं सवाल को करते हैं। इसमें क्या हुआ है कि 25% डिस्काउंट मिला है मार्क प्राइस पे। हम लोग क्या मान लेते हैं कि 100x इसका मार्क प्राइस था, स्टार्टिंग में ये इतना था। ठीक है, अब इस पे जो है 25% डिस्काउंट मिला, 25% डिस्काउंट मिला 100x पे, तो कितना होगा 75x। यही तो इसका बाय किया ना, मतलब खरीदा, तो मतलब किरण का जो कॉस्ट प्राइस था वो 75x था। अब किरण ने क्या किया, इस 75x को 10% प्रॉफिट लेके इसको बेच दिया, तो बेचा कितना में 6 से 60 रुपया में, तो अब इतना है यार। तो अगर जहाँ इसको निकाला जाए तो क्या होगा, 75x इसका कॉस्ट प्राइस है, और उसने कितना 10% प्रॉफिट किया, यानी कि 110/100 करने पर 660 रुपया इसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो अब इसको देखिए, कटा के देखिए, यहाँ देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से 6 बार में कट जाएगा, 11 6 के 66। अब बचा कितना, इसको देखिए 25 या 75, 25 चौके 100, ये ठीक है। फिर 3 एक 3 है, 3 दूनी 6, फिर x बराबर क्या हो गया 8, 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 होगा, ये 8 हुआ ना, x बराबर 8 हो गया। ठीक है, इतना देर में कोई दिक्कत नहीं, x मिल गया आपको। आपको पूछ रहा है क्या, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना होगा, एक मार्क प्राइस बराबर 100x है, तो 100x यानी कि 100 गुना 8 बराबर 800, तो ये 800 आपका मार्क प्राइस हो गया। ये आंसर देखिए यहाँ पर, ये नंबर ऑप्शन। जो लोग नहीं समझे उसको फिर से समझा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस ऐसे लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस के साथ रहता है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा तो आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ था कि जो मार्क प्राइस है उस पर 25% डिस्काउंट करके वो उसने सामान को खरीदा था। खरीदना मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस उसका था, तो 100x मान लिए थे मार्क प्राइस, इसमें 25% डिस्काउंट किए तो 75x कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर इसमें 10% प्रॉफिट कमा के उसको 660 रुपये में बेचा, तो 75x 10% प्रॉफिट है तो 110 हो गया, 110% मतलब 110/100, और 6 से 60 के कर दिए तो यहाँ x से 8 निकला वैल्यू, फिर 100x तो 100 गुना 8 कर दिया तो 800 निकल गया। तो ये आपका
फाइनल आंसर मार्क प्राइस हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th नंबर प्रॉब्लम चलते हैं। 9th नंबर प्रॉब्लम में है कि 12 मैन कंस्ट्रक्ट 1.5 किलोमीटर ऑफ रोड इन 7 डेज, 7 दिन में करता है कि कंस्ट्रक्ट करता है। तो 28 आदमी जो है 12 किलोमीटर रोड को पूछ रहा है कि 28 मैन कंस्ट्रक्ट 12 किलोमीटर रोड इन, मतलब कितने दिन में कंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो देखिए 12 आदमी है, 1.5 किलोमीटर का रोड है, 7 दिन में कर रहा है। तो 28 आदमी 12 किलोमीटर रोड को कितने दिन में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए आप अगर जब बेसिक से जाइएगा तो 5-6 स्टेप में बनेगा। आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला को आप अप्लाई कीजिए, मुश्किल से आपको 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, मेन को याद रखना है, यहाँ पर M1, डे के लिए D1 और आवर के लिए H1 लिखते हैं, और यहाँ पर जो है वर्क के लिए W1 लिखते हैं। ठीक है, ये मेन और जो वर्क होता है ये आपस में इन्वर्सली होता है। क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए कि अगर 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, और कम दिन में करेगा ना। मतलब आदमी बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि वर्क जो है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो मेन और जो वर्क होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज़ को समझिए। अगर मान लीजिए आदमी घटा दिए तो उसी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो M1 D1 H1, बट MDH मसाला जानते हैं ना, MDH वही है, MDH मसाला वाला, MDH से याद रख लीजिएगा। मेन, डे, आवर मतलब आदमी, दिन, घंटा, और ये वर्क है, वर्क मतलब कार्य। फिर इसी को लिखते हैं M2 D2 S2, फिर उसी तरह बटे W2। ये वाला फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जिस समय हम बताएंगे उस समय भी जब पढ़ाएंगे वर्क वाला चैप्टर टाइम एंड वर्क, तो उस टाइम भी ये फार्मूला को बताएंगे, और भी बहुत सारे फार्मूला बताएंगे। उसमें सारा क्वेश्चन एकदम सेलेक्ट करके उसमें सॉल्व कर देंगे आपका। जिस तरह से अलजेब्रा को अभी ख़त्म किए, एकदम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर दिए हैं अलजेब्रा में। तो इसको चलते हैं। M1 मेन कितना है 12, D1 डे कितना है 7 डेज, 7 लिख दीजिए। आवर नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दीजिए, अगर रहेगा तो ठीक है उसको गुना कर देते, लेकिन है ही नहीं। यहाँ पर क्या है 1.5 किलोमीटर वर्क है, ये आपका काम जो है कितना 1.5 किलोमीटर, तो W1 की जगह 1.5 लिख दीजिए। फिर M2 में क्या है 28 दिन का है, 28 आदमी। फिर डे कितना है, डे तो आपसे मांग रहा है, H2 नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। फिर है 12 किलोमीटर रोड, यहाँ 12 लिख दीजिए। बस इतना ही करना था। अब इसको कटाने का सिलसिला स्टार्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा कि इसको हटा दीजिए और यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं आराम से, इसको हटाने के बाद दशमलव को। अब देखिए आसान हो गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 यहाँ हो गया। फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है, 7 यहाँ हो गया। अब देखिए 5 से इसको कटाइए और 14 पंचे 70, तो 14 यहाँ हो जाएगा। फिर 7 एका 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे D2 क्या हो गया 12 गुना 2 यानी कि 24 दिन, 24 डेज। तो ये आपका 24 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसानी से बन गया। अगर आपको पता रहता तो आप इसको लिखते भी नहीं, सीधा 12 गुना 70 डिवाइडेड बाय 1.5 करते, 28 गुना D2/12 करते, फटाफट इसको कैंसिल करते और 24 डेज आप आंसर ला देते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का देखते हैं करके। इसमें है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये जो है अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं। ऐसे हम जो है टाइम एंड टेंस, वॉइस और आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं। वो पुराना लेक्चर है मेरा जो कि चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इंग्लिश SSC नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे इंग्लिश का वीडियो है। उसी तरह मैथ SSC नाम से बना हुआ है, उसमें सारा मैथ्स का वीडियो है। GK SSC नाम से बना है, उसमें GK का सारा वीडियो है। रीजनिंग SSC नाम से बना हुआ है, उसमें रीजनिंग का सारा वीडियो है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। आप लोग केवल इंग्लिश का लेक्चर का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पुराना लेक्चर को नहीं देख रहे, क्योंकि उसका व्यू देख के हमको लग रहा है कि बहुत ही कम बच्चे उसको व्यू किए हैं अभी तक। तो इसलिए आप उस सब लेक्चर को देखिए आप लोग, उसके बाद जाकर जब देख लेंगे कि हाँ ठीक है बच्चे देख रहे हैं तो चलो भाई आगे बढ़ते हुए हैं उसमें। और भी ऐसे हम सोच रहे हैं कि नरेशन आपका स्टार्ट कर दें, क्योंकि पूरा नरेशन, वॉइस और टाइम टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ा देंगे। उसके बाद जाके फिल इन द ब्लैंक्स और फिर कॉमन ईरर का जो प्रॉब्लम आता है वो सब कराएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट टॉक, ये क्वेश्चन आया था कि ये आपको डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसको इनडायरेक्ट करना है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, या तो देखिए सेड टू होगा या तो टोल्ड होगा। टोल्ड के बाद टू नहीं लगता, अगर टू लगा दीजिएगा तो ये मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ये आपको कॉमन एरर में पूछता है, कभी कभी क्या करता है टोल्ड टू लगा देता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ये भी ध्यान रखिएगा, क्या कॉमन एरर में पूछता है कि यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर नहीं है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर किसी ने टू लगा दिया तो वो गलत होगा, ठीक है, वहाँ पे टू नहीं लगाया जाता है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट टॉक, ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब बातचीत नहीं करो, यही कह रहा है टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा स्टूडेंट को। तो यहाँ क्या होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, डोंट जो है ये हट जाता है, यहाँ पर आ जाता है नॉट टू टॉक। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू टॉक होगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट है एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पूछा था ये ब्लैंक्स डैश कैन बी नो एक्सक्यूजेज दिस टाइम स्टूडेंट, डैश कैन बी नो एक्सक्यूजेज दिस टाइम स्टूडेंट, दिस कैन बी या देयर कैन बी, इट कैन बी, ही कैन बी, तो यहाँ होगा देयर कैन बी नो एक्सक्यूजेज दिस टाइम स्टूडेंट, मतलब ये टीचर कह रहा है कि इस बार एक्सक्यूज नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो आपका एग्जामिनेशन में आया था 13 जनवरी को, तो वो सारे जो है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। और भी इसी तरह का हम लेक्चर लाएंगे आपके लिए, ताकि आपको प्रिपरेशन में सुविधा मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।